वेलकम गाइस इन एक्सेल एजुकेशन। इसके पहले जो लेक्चर था उसमें हम लोग बात किए थे ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इसके बारे में। आज हम लोग बात करेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के बारे में। तो पहले क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के जाने के पहले हम एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देते हैं प्रोसेस के बारे में। व्हाट इज कॉल्ड प्रोसेस? तो एक स्टेट से और एक अलग स्टेट में जाने के लिए जो पाथ होता है उसी को कहते हैं हम लोग प्रोसेस। जैसे आप लोग यहाँ पे जो पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है उसमें देखिए वन, दिस इज कॉल्ड स्टेट नंबर 1 एंड दिस इज कॉल्ड स्टेट नंबर 2। तो एक नंबर स्टेट से 2 नंबर स्टेट में जाने के लिए जो पाथ होता है, ये जो पाथ, इसको कहते हैं हम लोग प्रोसेस। ठीक है। तो अब इसके बाद जाएंगे हम लोग क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के बारे में। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस किसको कहते हैं? देखिए क्या लिखा हुआ है, ए प्रोसेस इज सेड टू बी क्वासी स्टैटिक इफ इट इज कैरिड आउट इन ए वेरी स्लो मैनर विथ स्मॉल डिफरेंस ऑफ प्रेशर। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हम लोग किसको कहते हैं कि जो प्रोसेस बहुत स्लोली प्रोग्रेस होता है और जिसका प्रेशर डिफरेंस बहुत कम होता है। जैसे हम दो कर्व में ड्रॉ करके आपको समझाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कर्व है, ये जो कर्व है इसका जो प्रेशर डिफरेंस है ये देखिए यहाँ पे बहुत कम है। लेकिन ये वाला जो कर्व है इसमें देखिए प्रेशर डिफरेंस उससे ज़्यादा है। P1 और P2 अगर कंसीडर करते हैं आप तो ये दोनों में प्रेशर डिफरेंस उससे ज़्यादा है। तो इसको हम लोग क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कह नहीं सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। उसके बाद आता है हम लोग गिब्स फेज रूल के बारे में। तो ये जो रूल है, ये रूल का जो इक्वेशन होता है P plus F equals to C plus 2, where P is indicating about the phase, F is indicating the degree of freedom, C is indicating components। जैसे आइस का अगर एग्जांपल लेते हैं तो आइस में 3 तरह का फेज एग्जिस्ट करता है, जैसे लिक्विड, स्टीम एंड ये आइस। तो तीन अगर फेज इक्वल्स टू 3, कंपोनेंट कितना लिए हम लोग? आइस से का कंपोनेंट मतलब आइस एक तो कंपोनेंट लिए हैं तो C इक्वल्स टू 1। तो अगर फेज में तीन बैठाते हैं और कंपोनेंट में 1 बैठाते हैं तो मतलब क्या हुआ? तो ये यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 1 मतलब 2 3, तो मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम आइस का 0 आ गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं कि इस फेज रूल्स के बारे में। अब आते हैं हम लोग प्रेशर के बारे में। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं प्रेशर क्या चीज़ है, फिर भी एक बार बता देते हैं। प्रेशर मतलब क्या है कि हम अगर किसी डिफिनाइट कोई एरिया में अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो द क्वांटिटी ऑफ फोर्स डिवाइडिंग द एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर एरिया। फोर्स मतलब न्यूटन। फोर्स का अगर यूनिट हम निकालते हैं तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एंड एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और भी कुछ यूनिट होता है जैसे बार, पास्कल। और प्रेशर का अगर यूनिट की प्रेशर के अंदर जो यूनिट आते हैं उसके अंदर जो रिलेशंस होते हैं वो एक बार देख लेते हैं हम लोग। 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल। पास्कल मतलब एक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 100 किलो पास्कल 0.1 मेगा पास्कल। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हम लोग पहले भी जानते थे। तो अब क्या होता है? 180 इक्वल्स टू 1.01325 बार 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। मतलब Hg के माफिक अगर मेजर करते हैं तो उसका ये होता है 760 मिमी ऑफ Hg एंड 10.3 मीटर इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम। अब प्रेशर एक चीज के बारे में जान लीजिए, प्रेशर हमेशा नेगेटिव होता है। इसके बाद आते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट किसको कहते हैं। तो एक जो फॉर्मूला होता है PV इक्वल्स टू nRT। ये फॉर्मूला हमेशा आइडियल गैस मान के चलता है। n मतलब क्या है? m/m। इसके पहले में केमिस्ट्री में पढ़े थे हम लोग। m मतलब मास एंड m मतलब मॉलिक्यूलर वेट। और R यहाँ क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन। तो n के जगह m/m बैठाते हैं तो क्या हुआ? PV इक्वल्स टू mRT। यहाँ पे R जो है, यहाँ पे R को कह जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट।
ये दोनों में गड़बड़िएगा मत कि आर डैश है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और आर है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। तो आप लोग पहचानेंगे कैसे क्वेश्चन में कि ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है या कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है? तो ये डिफरेंशिएट करेंगे आप लोग यूनिट के बारे में, यूनिट के बेस में। जैसे अगर किलो जूल पर किलो मोल पर केल्विन अगर देता है तो उसको हम लोग कह सकते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अगर केजी पर किलो जूल किलो जूल पर केजी केल्विन अगर रहता है तो उसको कहते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। अब बात करेंगे आप लोग गॉज प्रेशर के बारे में। गॉज प्रेशर का फॉर्मूला होता है जनरली पी जी इक्वल्स टू रो जी एच। रो मतलब डेंसिटी, जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, एच मतलब हाइट और कॉलम। तो गॉज प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। सो इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करके समझाए हैं कि जीरो प्रेशर, दिस इज कॉल्ड जीरो प्रेशर लाइन एंड दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन के ऊपर जो लाइन जाता है उसको कहते हैं पी गॉज पॉजिटिव प्रेशर, एंड उसके नीचे जो जाता है उसको कहते हैं नेगेटिव गॉज प्रेशर। इसको वैक्यूम प्रेशर ऑफ वैक्यूम भी कह सकते हैं हम लोग। तो पी एब्सोल्यूट प्रेशर किसको कहते हैं? एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब होता है पी ए बी एस। पी ए बी एस कर्व जो गया है, देखिए पी ए बी एस मतलब क्या है? पी ए टी एम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर। इसको पूरा दोनों को लेके हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ये है एब्सोल्यूट प्रेशर। पी ए बी एस इक्वल्स टू पी ए टी एम प्लस पी गॉज। और ये अगर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर किसको कहते हैं तो क्या है कि पी ए टी एम मतलब ये पूरा यहाँ तक हो गया, और उससे अगर ये घटा देते हैं में जो नेगेटिव गॉज प्रेशर यहाँ है तो बचा रहा हम लोग का ये वाला पोर्शन, तो इसको कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर। अब बात करेंगे हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में डिस्कस करने के पहले आप लोग को समझा लेते हैं। हम लोग दो सिस्टम ले लिए या ए एंड बी, दोनों का टेम्परेचर अलग है। मतलब ए का टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा है और बी का टेम्परेचर यहाँ कम है। तो क्या होगा, जो ज़्यादा टेम्परेचर बॉडी से जो कम टेम्परेचर वाला बॉडी सिस्टम है बी, तो वहाँ पे ये हीट ट्रांसफ़र होगा। तो कब तक होगा? जब तक ए टेम्परेचर और बी टेम्परेचर थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आता है, मतलब दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं होता है। तो जब इक्वल हो जाएगा तो इसको कहते हैं, ये कह सकते हैं हम लोग कि ए एंड बी आर इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। इसी तरह यहाँ पे और दो सिस्टम लिए हैं, जहाँ ए तो लिए ही थे पहले और सी भी ले लिए। तो और हाँ, एक चीज़ बताना है आप लोग को भूल गए कि ए और बी के अंदर जो वॉल है, ये वॉल हम लोग ये जो वॉल है इसको कहते हैं हम लोग डायथर्मिक वॉल, मतलब जहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो सकता है। इम्परमेबल वॉल में हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि यहाँ पे अगर सी टेम्परेचर में कम है, ए टेम्परेचर ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी ए से सी में हीट ट्रांसफ़र होगा। कब तक होगा? जब तक दोनों का टेम्परेचर कम सेम नहीं होगा। तो जब सेम हो जाएगा तब आप लोग कह सकते हैं कि ए एंड सी आर इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो क्या है कि ए एंड बी अगर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम या थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ए एंड सी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से कह सकते हैं कि बी सिस्टम एंड सी सिस्टम आर ऑल्सो इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो आप लोग को जो स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ देखिए, व्हेन ए बॉडी ए या सिस्टम कुछ भी कह लेते हैं, ए इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी and B and A body A and C in thermal equilibrium with C, then B and C are also in thermal equilibrium। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हम टेम्परेचर का डिफरेंस आता है कि यहाँ पे जो मतलब डिसाइडर है, मतलब टेम्परेचर हीट ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा वो किसके बेसिस पे है? टेम्परेचर के बेसिस में। जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, जहाँ यहाँ पे ए का टेम्परेचर ज़्यादा है तो ए से टेम्परेचर बी में जाएगा। अगर बी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो बी से हीट ट्रांसफ़र होगा ए से। तो यहाँ पे डिसाइडर क्या कौन है? टेम्परेचर। तो हम लोग कह सकते हैं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हम लोग टेम्परेचर के बारे में जान सकते हैं। इट गिव्स द आइडिया अबाउट थर्मोडायनामिक्स, इट गिव्स द आइडिया अबाउट टेम्परेचर। थैंक यू।